हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 के बारे में, यानी कि ये हमारी लेसन नंबर 6 की पहली वीडियो यानी कि इंट्रोडक्शनल वीडियो होने वाली है। तो समझते हैं लेसन नंबर 6 है क्या। लेसन नंबर 6 है थ्योरी ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। तो इसके इंट्रोडक्शन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और अब तक मैं लेसन नंबर 5 तक की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जिसने अब तक प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो देख लेना और हमेशा किसी भी सीरीज की वीडियो को चैप्टर वाइज ही देखा करो ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज क्लियर होते चले जाएं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो लेसन नंबर 3 है क्या, थ्योरी ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। तो पहले समझते हैं फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि जब हम पावर को डिसइंटीग्रेट करते हैं कुछ बेसिक्स पे, उनको हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। हम सबको पता है इस बात का कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ रखी उन्हें पक्का पता होगा, है ना। बहुत सी प्रिंसली स्टेट्स थी। उसको जो है ना हमारी कंट्री के उस टाइम पे जो भी पॉपुलर नेता हुआ करते थे उन लोगों ने इकट्ठा किया, एक किया ताकि एक अखंड भारत का निर्माण हो सके, यानी कि एक इंडिया बने, एक भारत बने, उसका इंटीग्रेशन हो, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। तो इसी को हम पे क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट जो है उसके पास अपनी कुछ पावर्स हैं, ठीक है। पावर का डिसइंटीग्रेशन किया गया, रिसोर्सेज का डिसइंटीग्रेशन किया गया, इसी को हम फेडरलिज्म बोलते हैं। लेकिन क्या ये कहना सही रहेगा कि हमारी कंट्री फुल्ली फेडरल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हम बात करते हैं कुछ और भी कंट्रीज हैं जो फेडरलिज्म फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए की जब हम बात करते हैं तो यूएसए एक ग्रुप ऑफ नेशंस है जहाँ पे बहुत सारी नेशंस हैं, लेकिन वहाँ पे यूएसए ने किसी को बाउंडेशन नहीं लगा रखी। उसने ये बोल रखा है कि भाई जिनका मन कर रहा है कि भाई वो हमसे फ्री होना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हमसे फ्री हो सकते हैं। हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है आप लोगों के ऊपर। आप अपनी मर्जी से हमारे साथ मिले हुए हो। अगर आपको ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी है तो आप छोड़ सकते हो, है ना। इसको यूएसए यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो अगर जाना है बाहर, एक अलग कंट्री बनानी है, एक अलग टेरिटरी बनानी है तो फॉर्म कर सकता है वो चाहे तो। लेकिन क्या इंडिया में ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर इंडिया में इतनी छूट दी गई तो बहुत से जो स्टेट्स हैं वो अलग होना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जिनको कुछ स्टेट ऐसे होंगे जो पाकिस्तान जाना चाहते होंगे, जिनको लैंग्वेज में दिक्कत आती है, क्योंकि अब हमारी कंट्री में इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, इतने सारे कल्चर्स फॉलो होते हैं, इतने सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो कहीं ना मिलजुल के रहते तो हैं, पर कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी भी है। क्योंकि एक रीजन के लोग, एक कल्चर के लोग कहीं ना कहीं दूसरे कल्चर के लोगों को या तो पसंद नहीं करते या फिर हेट भी होता है। कई बार दूसरी लैंग्वेज को लेके भी हेट होता है। तो बहुत सी जो स्टेट्स हैं, बहुत से जो रीजन्स हैं वो इंडिया से अलग होना चाहते हैं। इसीलिए जोर जबरदस्ती मान लो आप चाहे इसे, सेंट्रल गवर्नमेंट की उसने कहीं ना कहीं पूरा कंट्रोल कर रखा है हर एक स्टेट को कि भाई आप कभी भी अखंड भारत को नहीं तोड़ सकते। अखंड भारत यूं का यूं रहेगा, आप उससे अलग नहीं हो सकते, आपके पास ये परमिशन नहीं है। इसका मतलब इसलिए कई लोगों ने ना हमारा जो वर्ड है फेडरलिज्म, वो कई लोगों ने बोला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर्स है एज कम्पेयर टू स्टेट, जो कहीं ना कहीं उन्हें ज़्यादा कंट्रोल करने की पावर देती है दूसरी स्टेट्स को, जिसकी वजह से बहुत से लोग हमारे जो फेडरलिज्म है उसे क्या बोलते हैं, क्वेसी फेडरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वो बोलते हैं कि फेडरलिज्म है बट कंप्लीटली फेडरल नहीं है, पार्शियल फेडरलिज्म बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही है हमारी कंट्री के अंदर। तो उम्मीद है आपको फेडरलिज्म का मतलब समझ में तो आ गया होगा। लेकिन हम बात करें फिजिकल फेडरलिज्म की। फिजिकल फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि जब रिसोर्सेज को यानी कि जब फाइनेंस को डिसइंटीग्रेट किया जाता है अलग अलग स्टेट्स के बीच में, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फिजिकल फेडरलिज्म बोलते हैं। ये किस किस तरीके से होता है वो हम डिस्कस करते हैं। चलो अब चालू करते हैं डिस्कस करना। तो पहले समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से, यानी क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आया, टू डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। हमें पहले बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा और डेफिनेशन समझनी पड़ेगी फिजिकल फेडरलिज्म की। चलो ये हमारा एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, टू एक्सप्लेन द टाई अबाउट द क्लासिकल मॉडल ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। हमें कहीं ना कहीं एक मॉडल डिस्कस करना पड़ेगा कि फिजिकल फेडरलिज्म जो है उसका क्लासिकल मॉडल क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे,
ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आता है, टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। हमें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा फिजिकल फेडरलिज्म का इन इंडिया, कि इंडिया में फिजिकल फेडरलिज्म किस तरीके का है, एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूट विच हेल्प इन सूदिंग द फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया, जो कहीं ना कहीं हमारे देश की फिजिकल फेडरलिज्म को बनाते हैं या उसे चलाने में हेल्प करते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। तो ये हमारे 3 क्या हो गए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस कंप्लीट चैप्टर के। अब चलते हैं आगे, अब समझते हैं हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पे आ चुके हैं हम लोग। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, फिजिकल फेडरलिज्म इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट फोकसेस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल पावर्स। तो फिजिकल फेडरलिज्म का सिंपल सा मतलब है, देखो फेडरलिज्म का मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन किसी भी चीज का, चाहे वो पावर का हो, ठीक है, रिसोर्सेज का हो, पैसे का हो, ठीक है, उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं फिजिकल फेडरलिज्म की या फाइनेंशियल फेडरलिज्म की, तो हम कहीं ना कहीं ये चीज स्टडी कर रहे हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिजिकल पावर्स का एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, कि भाई जब आपको पावर भी दी जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी, यानी कि आपको पैसा भी दिया जाएगा। जैसे हर एक, आप सब जानते हो कि जब बजट बनता है हमारा, तो हर एक स्टेट को एक अमाउंट जो है ना वो एलोकेट किया जाता है, हर एक स्टेट को भी, हर एक यूनियन क्या बोलते हैं उसे, यूनियन टेरिटरी को भी बजट जो है वो बजट कैसा दिया जाता है, लेकिन उन्हें साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है कि आपको वो हिसाब देना पड़ेगा, आपने उस फंड को कैसे कैसे यूज़ किया, ठीक है, कहाँ कहाँ पे खर्च किया, कौन कौन सी चीज़ें क्रिएट की, कौन कौन सी पब्लिक फैसिलिटीज़ में लगाया, वो सब का सब हिसाब किताब देना होगा। यानी कि पावर्स भी दी गई, साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी गई बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और सिर्फ डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में भी डिसइंटीग्रेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेडरल सिस्टम। अब बात है डिसइंटीग्रेशन गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, तो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है, हम सबको पता है। सबसे ऊपर क्या आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कहीं ना कहीं पूरे देश की गवर्नमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किस टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट पूरे देश के लिए, बीजेपी। हो सकता है अगर आप ये वीडियो में देखोगे तो हो सकता है चेंज भी हो जाए, बट फिलहाल तो बीजेपी है, ठीक है, पूरे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। उसके अलावा जब हम बात करते हैं आगे, हमारे पास क्या होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना, स्टेट गवर्नमेंट्स, और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी हमारे पास क्या आती है, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत जिसको हम लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं जो है वो अलग फॉर्म्स बनाते हैं किसका, गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट फेडरल सिस्टम हो गया। और यही नहीं, पावर का डिसइंटीग्रेशन भी होता है यहाँ पे। पावर का डिसइंटीग्रेशन मेनली 3 तरीकों से होता है, एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा क्या होता है एग्जीक्यूटिव, फिर क्या आता है जुडिशियरी। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है सारी चीजें। तो इन 3 जगहों पे हमारे देश में पावर जो है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसइंटीग्रेट कर रखा था। कोई भी एक सिंगल पर्सन या फिर एक सिंगल गवर्नमेंट या फिर एक सिंगल बॉडी अपने पावर का मिस यूज ना कर पाए किसी भी तरीके से, इसी को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ पावर। तो इट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग, यही नहीं, ये डील करते हैं कि टैक्सिंग और स्पेंडिंग कैसे एलोकेट की जाएगी, यानी कि टैक्स से जो पैसा है, रेवेन्यू, उसको हम किस तरीके से एलोकेट करेंगे, और स्पेंडिंग अथॉरिटी मिलती है, एज वेल एज द इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स, और जो भी ट्रांसफर्स होंगे गवर्नमेंट्स के बीच में वो किस प्रकार से होंगे, और फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स वो कैसे बिल्ड होंगी, रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट टायर्स के बीच में होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ हो, स्टेट गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट के साथ हो, या फिर म्यूनसिपैलिटीज के साथ हो। तो वो सब चीजें जो ना पहले डिफाइन की जाती हैं। द थ्योरी ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म सीक्स टू प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द ऑप्टिमल डिजाइन एंड फंक्शनिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम। तो फेडरलिज्म, जो फिजिकल फेडरलिज्म है, वो पूरा सिस्टम बनाता है कि किस तरीके से जो फाइनेंस है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट रीजन्स की, डिफरेंट स्टेट्स की, यानी कि पैसा किस तरीके से एलोकेट होगा, पैसे को लेकर डिसीजन किस तरीके से लिया जाएगा, कितना पैसा खर्च किया जाएगा, कहाँ कहाँ पे खर्च किया जाएगा, सब कुछ आता है हमारे पास इस फेडरलिज्म के अंदर, ठीक है। तो फिजिकल सिस्टम इन फेडरेशंस कंसीडरिंग बोथ इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इक्विटी कंसीडरेशंस, तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एफिशिएंसी को भी बूस्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है हमारा पैसा जो है वो जा कहाँ कहाँ पे रहा है, यानी कि एक बार जब हम टैक्स भर देते
हैं तो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, फिर गवर्नमेंट हमारे सामने बताती है बजट की फॉर्म में कि हम वो पैसा कैसे कैसे किस किस जगह पे कितना कितना यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें इस पॉइंट के अंदर आ गई। अब कुछ और चीजें समझते हैं, जैसे कुछ और चीजों में क्या, बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला हमारे पास क्या आता है, फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब समझते हैं फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन को। तो इट रेफर्स टू, तो देखो दोनों वर्ड मैं डिफाइन कर चुका हूं। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब हम डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन भी ऐसा ही है कि जब हम पावर्स का, पैसे का, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं ताकि कोई भी एक पर्सन उस चीज को मिसयूज ना कर पाए, उस रिसोर्स को मिसयूज ना कर पाए। इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम होता है वेयर पावर एंड अथॉरिटी, जहां पे पावर भी और अथॉरिटी भी आर कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो डिवाइड की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, एंड रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। फिजिकल फेडरलिज्म इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फेडरलिज्म। तो जो फिजिकल फेडरलिज्म है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फेडरलिज्म की बात करें कि रिसोर्स किस तरीके से एलोकेट होगा, पैसा किस तरीके से एलोकेट किया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं पूरी फेडरलिज्म का पार्ट ही है, एज इट परटेन्स टू द एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी क्या आता है कि हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को किस तरीके से डिफरेंट बॉडीज के बीच में एलोकेट कर रहे हैं, एंड डिसीजन मेकिंग पावर रिलेटेड टू फिजिकल मैटर्स, और किस तरीके से फिजिकल मैटर्स को लेके जो है वो डिसीजन लेंगे, और कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कैसे वो खर्चा जो है मांगा जाएगा, किस तरीके से वो खर्चा किया जाएगा, सब कुछ अंडर एक प्रोसीजर होता है। आप लोगों ने शायद एक कंसेप्ट सुना होगा मनी बिल का, कि जब भी कोई खर्चा करना होता है तो उससे पहले उसका मनी बिल पास होता है ना। नहीं सुना तो अब सुन लो भाई, ठीक है। मनी बिल पास होता है, वो जो काम है वो किसका होता है, पार्लियामेंट का। फिर लास्ट में इसे प्रेसिडेंट साहब साइन भी करते हैं, उसके बाद ही कहीं जाके जो है उस जगह पे पैसा मिल पाता है, पैसा एलोकेट हो पाता है, और उसको लेके काम हो पाता है। यानी कि पूरा का पूरा तरीका है, ठीक है, पूरे के पूरे रूल्स हैं, प्रोसीजर हैं, उसके बिना कोई भी काम नहीं होता। यूं ही नहीं कि लोगों का पैसा है यूं का यूं बांट दिया, आप जो मर्जी करो, आप अय्याशी करनी है अय्याशी करो, काम करना है काम मत करो। लेकिन सोचो कि इतने प्रोसीजर्स होने के बावजूद भी इतने सारे स्कैम्स हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों का प्रोसीजर ना हो फिर तो स्कैम की कोई लिमिट ही नहीं होगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो क्या है, हमारे पास एक ब्रॉडर कंसेप्ट होता है दैट एनकम्पासेस द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, जो कहीं ना कहीं अथॉरिटी को ट्रांसफर करने का काम आता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी। क्योंकि भाई जब आपको पैसा मिलेगा, आपको पावर्स मिलेंगी, तो सिंपल सी बात आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी प्ले करनी पड़ेंगी। क्योंकि कहते हैं ना जितनी पावर उतनी ज्यादा क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है फ्रॉम सेंट्रल एंड सब नेशनल गवर्नमेंट। कहां से, सेंट्रल या फिर सब नेशनल गवर्नमेंट से, रिगार्डलेस ऑफ द फेडरल और यूनिटरी नेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फेडरल नेचर बोल रहे चाहे यूनिटरी नेचर बोल रहे, किसका, एक स्टेट का, क्योंकि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना कंट्रोल दिखाती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक आप ये भी समझ सकते हो कि किसी भी देश को यूनाइटेड रखने का एक तरीका होता है ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, चाहे कोई भी स्टेट जो है वो अपनी मनमर्जी चालू ना कर दे। ठीक है, और कुछ पावर स्टेट को भी जाती हैं, और जहाँ पे सेंट्रल इंटरफेयर नहीं सकता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, खासकर मैं इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया में मोस्टली जो चीज़ें हैं ना, सारी की सारी जो बहुत अच्छे पावर्स हैं या फिर बहुत अच्छी पावर्स हैं, सब किसके पास है, सेंट्रल के पास है। ठीक है, स्टेट के पास कुछ ऐसी पावर है जिन्हें आप पावर मानोगे ही नहीं, बस दे दिया है कि भाई लो तुम भी खुश रहो, तुम बस नाराज मत होना। मेजर पावर सेंट्रल ने अपने पास ही रखी हुई है। ठीक है, खासकर जो लोग इन चीज़ों में स्टडी करते हैं उन्हें पता होगा कि कैसे जो है सेंट्रल कहीं ना कहीं स्टेट्स के साथ खिलवाड़ करता है, उससे सिर्फ कुछ तुच्छ पावर देंगे और अपने पास मेजर पावर रखता है। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फिजिकल रिलेशंस। अब समझते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फिजिकल रिलेशंस को। तो पहला क्या आता है, वर्टिकल फिजिकल रिलेशंस रेफर टू फाइनेंशियल इंटरेक्शन। तो वर्टिकल फिजिकल रिलेशन दिखाता है कि कैसे फाइनेंशियल इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल पे, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट्स। दीज रिलेशंस इंक्लूड रिवेन्यू शेयरिंग, इंटर गवर्नमेंट ट्रांसफर, कि भाई रिवेन्यू जो है वो किस
प्रकार से शेयर होगा अलग अलग स्टेट्स के बीच में और यूनियन टेरिटरीज के बीच में। एंड असाइनमेंट ऑफ टैक्सेशन पावर, और आप किस किस तरीके से स्टेट्स को भी पावर दी जाती है, किस किस तरीके से आप टैक्स जो है कलेक्ट कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल फिजिकल रिलेशंस, जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फिजिकल रिलेशंस की, पर्टेन टू फाइनेंशियल इंटरेक्शंस अमंग सब नेशनल गवर्नमेंट्स एंड टिपिकली इन अ फेडरल एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, कि भाई जो अलग अलग फाइनेंशियल इंटरेक्शंस है वो सेम गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके से होंगे, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फिजिकल रिलेशंस। Typical in a federal or decentralized system, these relations involve issues such as tax competition, कोऑर्डिनेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी की फिजिकल पॉलिसी कैसे एक साथ काम कर सकते हैं, एंड इंटर गवर्नमेंटल ग्रांट्स की किस तरीके से होंगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फिजिकल रिलेशंस के बारे में। अब समझते हैं अगली चीज़, तीसरी और आखिरी चीज़, असाइनमेंट ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई फंक्शंस किस तरीके से असाइन किए जाएंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरीके से असाइन की जाएंगी। दिस इंक्लूड डिटरमाइनिंग विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस पब्लिक गुड्स एंड सर्विस। अब यहाँ पे ये चीज़ डिटरमाइन की जाती है कि कौन सी गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस पब्लिक गुड्स, अलग अलग पब्लिक गुड्स देने में या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने में, सच एज हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर के लिए क्या होगा, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है जिम्मेवार होगा, ठीक है। एजुकेशन के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिफेंस के लिए डिफेंस डिपार्टमेंट, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट को उनके हिस्से का रिवेन्यू, उनके हिस्से का पैसा मिल जाता है। फिर वो पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, किसकी जगह पे खर्च कर रहे हैं। तो अगर उन्हें कभी भी सेंटर को लगता है कि भाई कोई सा भी सेक्टर किसी तरह की गड़बड़ी कर रहा है, तो वो वहाँ से पूछते हैं कि भाई हमें बताओ कि हमने तुम्हें इतना पैसा दिया था, आपने वो पैसा कहाँ पे किस तरीके से खर्च किया है। इसके बाद क्या आता है, एंड सोशल वेलफेयर कितना किया है आप लोगों ने, कि लोगों का कल्याण किस तरीके से किया है। इसके अलावा अब ये कैसे किया जाता है उसके मैं आपको बता भी देता हूँ, जहाँ पे हम लोग ना कहीं कुछ लिस्ट डिवाइड कर देते हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक होता है सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं इसे, या फिर आप बोलो यूनियन लिस्ट बोलते हैं जनरली, ठीक है। इसके अलावा एक होता है हमारा स्टेट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट यानी कि यहाँ पे वो मुद्दे आएंगे जो यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिस्से में रखती है, कि किस चीज़ पे जो है सेंट्रल का कब्जा होता है और कौन सी पावर सेंट्रल की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, जहाँ पे स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। स्टेट लिस्ट में क्या आता है, वो पावर्स जो कहीं ना कहीं स्टेट्स के पास है, ठीक है। और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। क्या होती है, कॉन्करेंट लिस्ट का सिंपल सा मतलब है वो पावर्स दोनों के हक में आती है, सेंट्रल के पास भी स्टेट के पास भी। लेकिन अगर मान लो कि दोनों में आपस में भिड़ंत हो जाए कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है, तो पता है सुनी किसकी जाएगी, सबको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। तो बस कॉन्करेंट लिस्ट में आप ये मान लो नाम की है कि अगर कल को अगर स्टेट लिस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है, स्टेट गवर्नमेंट उस चीज़ के बारे में कुछ और बोल रही है, तो सुनी किसी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो आप ये देख रहे हो, इसी को हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो हमारा फेडरलिज्म है वो या तो पार्शियली फेडरलिज्म है या फिर क्वेशी फेडरलिज्म है, यानी कि पूरी तरीके से फेडरलिज्म नहीं है, क्योंकि चलती मेनली किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न था जब हमारे देश के नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि किस तरीके से हम जो है वो पावर को डिसइंटीग्रेट करें, कि कोई भी स्टेट ऐसा ना हो, क्योंकि आप लोगों को शायद ना पढ़ा हो, उस टाइम पे जब स्टेट्स को यूनाइट किया गया था तो बहुत से स्टेट्स पे तो एक तरह से अपने उस टाइम पे कब्जा किया गया था, जबरदस्ती उन्हें भारत का अंग बनाया गया था, ठीक है, अखंड भारत का हिस्सा बनाया गया था, वो बनना नहीं चाहते थे। और आज भी अगर आप देखो बहुत सी जगह ऐसी चीजें चल रही हैं कि अगर उन्हें आज भी मौका मिले ना भारत से अलग होने का, तो वो आज भी भारत से अलग होना पसंद करेंगे, जिस चीज को लेके सेंट्रल जो है ना अपना डंडा बनाए रखता है, ठीक है भाई, डंडा रखता है अपने पास कि दोनों स्टेट फालतू बोल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, एक लगा देंगे उसे आराम से चुपचाप बिठा देंगे, ठीक है। लेकिन रहेगा वो भारत का बिनहंगी, वो चाह के भी भारत से अलग नहीं हो सकते। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ इंपॉर्टेंट और मेजर पावर्स मिली हुई है। तो ये तो हमने बात कर ली कंप्लीट इस चैप्टर के बेसिक स्ट्रक्चर की, यानी कि हमने बात करी फेडरलिज्म के बारे में और फिजिकल फेडरलिज्म के बारे में, एक इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अभी ज़्यादा डीप में गए नहीं है। अब आने वाली वीडियोज में ना हम इन चीज़ों को और ज़्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरीके से चैप्टर चलेगा आगे, और फिजिकल फेडरलिज्म में और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स तो बन ही चुके हैं, आप यहाँ तक ले सकते हो। और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। अब इसको जो उतारना उतार सकता है मटर बोर्ड के सामने से।